नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो आपका लूसेंट का जो न्यू एडिशन बुक है 2023 का, उसकी सीरीज़ यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। हम पूरी लूसेंट बुक को टॉपिक बाय टॉपिक, पेज बाय पेज डिस्कस करेंगे और उसी सीरीज़ में ये आज का इसका 3rd वीडियो होगा, जिसमें हम प्राचीन भारत को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ब्राह्मण साम्राज्य, जिसमें शुंग एवं कण्व राजवंश देखेंगे। तो पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ एवं जो पुष्यमित्र शुंग था उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया और इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। आगे बढ़ते हैं। भरहूत का जो निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग ने कराया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। आते हैं सातवाहन राजवंश पर। शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश जिसे बोलते थे। शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, इसमें स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी एवं यज्ञसी सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। हाल ने गाथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं। सातवाहनों ने चांदी, तांबे, सीसा यानी सीसा के सर्वाधिक सिक्के, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे वे रोम से मंगाया करते थे। ब्राह्मणों को भूमिदान देने की जो प्रथा का आरंभ है, ये सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्व प्राचीन पुरालेखीय प्रमाण जो है, ये शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के जो सातवाहन है उनके नानाघाट अभिलेख में मिलता है। तो कहाँ मिलता है? नानाघाट अभिलेख में, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों ने हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। तो सातवाहनों से हमें मात्र तंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखे जाने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र, वाशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था, यानी कि जो सातवाहन राजकुल था वो पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। आगे बढ़ते हैं। सातवाहनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम, जो सातवाहन थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासन का काम है वो गौलमिक को सौंपा। तो जो सातवाहन थे इन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासन है वो किसे सौंपा था? तो गौलमिक को सौंपा। गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो ये हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इनकी कुछ जो है स्थापत्य कला है। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे बढ़ देख लेते हैं। सातवाहन राज ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे बढ़ते हैं। चेदी वंश यानी कि कलिंग, चेदी राजवंश यानी कलिंग। तो अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खारवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था
और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरि की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के यवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो सबसे पहले हिंदू यूनानी, देन शक, फिर पहलव और फिर कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेसस, डेमेट्रियस, मिनांडर, यूक्टेटाइसस, एंटी आल्किडरा तथा हर्मीवरा। आगे बढ़ते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। तो ध्यान रखना है, भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण हुआ वो किसने किया? तो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण, अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शाकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों के सबसे विख्यात मिनांडर, जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व में हुआ, इसकी राजधानी शाकल, आधुनिक सियालकोट, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एवं पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं। तो जो मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हो है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न। ये इसका जो है अर्थ निकलता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए हुए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो ये सिक्के थे ये किन किन राजाओं के हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो इंपॉर्टेंट है, भारत में जो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले थे वो हिंद यूनानी ही थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट्स देख लेते हैं। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास के में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसीलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो इस तरीके से यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे बढ़ते हैं, शक के बारे में जानकारी लेते हैं। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा में उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा चोल था। तो जो प्रथम शक राजा हुआ तो वो कौन था? तो जो है प्रथम शक राजा, चोल नहीं, मो था। कौन था ये? मो, मो। तो प्रथम शक राजा कौन था? मो था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और यहाँ पर जो मध्य एशिया के निवासी थे चरागाह की खोज में भारत आए थे। आगे बढ़ते हैं। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ध्यान रखना है, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय में विक्रमादित्य एक जो है लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त साम्राज्य चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य था, जो गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। आगे बढ़ते हैं। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्राचीन
सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार कराया। तो इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट्स इसके एक एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पार्थियाई या पहलव, तो अब हम बात करते हैं पार्थियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडो फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान ईरान में है। नेक्स्ट आते हैं कुषाण। पहलों के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिशस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक सम्मत चलाया, जो शक सम्मत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वशमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो ध्यान रखना है, सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी करने वाला कौन था? तो वो थे कुषाण। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वशमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। वशमित्र, पाश, नागार्जुन, महाचेत, संघरक्षक भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का वासुदेव। कुषाण वंश का कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। मथुरा शाटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण वंश में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध का खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। संगम काल। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास में जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसका स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है: पथुपातु, इथुपथौके और पादिनेन कील कनको। तो ये हमारे यहाँ पर संगम साहित्य के 3 विभाजन हैं। तिरुवल्लुवर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ लिस्ट देख लेते हैं। जो संगम साहित्य यानी संगम सम्मेलन जो हुआ उसको देखते हैं। तो प्रथम संगम जो हुआ 4440 वर्ष पूर्व हुआ, जो कि मदुरा समुद्र में विलीन है, जो कि अब अगस्त इसके अध्यक्ष थे, अगस्त ऋषि। और इसमें जो संकलित थे वो उनको देख लेते हैं चीज़ें। तो वो हैं
अकट्टियम, परिपदाल, मधुनारे, मुदकुरुक्कु तथा कलारी अविरय, कोई भी इसमें उपलब्ध नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो संगम हुआ 3700 ईसा पूर्व में हुआ। कपाटपुरम अल्लैवाई समुद्र में विलीन है। अगस्त्य तोल्काप्पियम, तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्काप्पियर। नेक्स्ट है तीसरा संगम 1850 ईस्वी वर्ष पूर्व मदुरा में हुआ। नकीरर नेरुंथौके, क्रुंथौके, नत्रिनई, एंकुर भूरु, परिपादल, कुथुवरी, पेरिसय तथा सीतृषय, ये सारे यहाँ पर संकलन हैं। कवियों और विद्वानों की परिषद के संगम के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शती के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रशु अप्पार ने किया। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम, पायलों का गीत, एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कर्णागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापार शीतलय सत्यनार ने मणि मेकलय की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकलय कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखन दिड नाड 5वीं शती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुक्त देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुक्तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत ही प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गईं। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुरम सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा अनेक तमिल संस्करण हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम ये हमारा सबसे प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य के काव्य के 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक अकम और दूसरा पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बिल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। जो करिकाल था वो ब्राह्मण मतानुयायी था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। तो ये जो था ये ब्राह्मण धर्म को इसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पुहार पत्तन निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुन पादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा जो राज्य था चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस काल के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेनगुट्टवन 180 ईस्वी। सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। आगे बढ़ते हैं। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन लगभग 210 सबसे शक्तिशाली था। संगम युद्ध में मंत्रियों को अमाई चान या अमाई चार कहा जाता था। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था, या राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था।
संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगिणी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही होते थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल के समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे। तो ये बहुत अलग यहाँ पर हमें फैक्ट देखने को मिलता है। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा जो थी के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोलकापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा 50 का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचत्रिणय कहा गया है। एक पक्षी प्रणय को कैक्यणय व अनुचित प्रणय को पेनुनिंदणय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गाय गायकों के दल धूम धूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाड़र व बिडेलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा अवैयर जैसी कवित्रों की चर्चा हुई है, जिसमें स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूची देता था। कौवे नाविकों की सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थीं। इन्हें कैडेशी सिवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज्य में कोरकई, सालियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर की दक्षिण में स्थित अरिक मेड़ चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। वर्ष 1945 में हुई यहीं की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिक मेड़ को पेडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम शुभ्रहांड हो गया और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका दाम्पत्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों को में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनको कहा जाता था। तो ये दोस्तों आज के बारे में आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आगे हम इस तरह के पेज बाय पेज इस क्वेश्चन को पूरा फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं अन्य वीडियो के साथ यानी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।